हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 7 अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। ओके, चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले कहानी है रोशन के रुपीज़ की। और तो जानते हैं रोशन की कहानी। रोशन को एक क्रिस्प नोट्स मिले जो कि उससे ग्रैंडफादर ने उसको दिया था उसके बर्थडे पे। हालांकि वो बहुत बुरी तरह से चाहती थी कि उसे एक नई सीडी ख़रीदने को मिल जाए, और वो साथ ही साथ ये भी चाहती थी कि वो बस उसको देखे और फील करे कि ये ब्रांड न्यू नोट होती कैसी है। और तब जाके उसने नोटिस किया कि उन सभी पे स्माइलिंग फेस है गांधी जी का, जो कि राइट साइड पे प्रिंटेड है, और साथ ही साथ एक बहुत ही टाइनी सेट है लॉयंस का लेफ़्ट पे। अब वो सोचने लगी कि आखिर ये लायंस यहाँ पे क्यों दिए हुए हैं। तो ये थी रोशन की कहानी। अब बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ, जो कि है अ वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर। जो लायन हमने देखे थे नोट पे या फिर कॉइन्स पे, उसकी बहुत ही लंबी हिस्ट्री है। ये कार्व्ड किए गए थे स्टोन पे, और बहुत ही मैसिव स्टोन पिलर जो कि सारनाथ में है उसके टॉप पे रखा गया है। और सारनाथ के बारे में हम अभी पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अशोका जो है एक बहुत ही वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर थे हिस्ट्री के, और उन्हीं के इंस्ट्रक्शंस पे इंस्क्रिप्शंस जो हैं बनाए गए थे उन पिलर्स पे, और जिस पे इंस्क्राइब भी किया गया था, और साथ ही साथ रॉक सरफेस पे भी। ये इंस्क्रिप्शन पे क्या लिखा था इसको जानने से पहले हम पहले ये जानते हैं कि आखिर किंगडम, जिसको हम एम्पायर कहते हैं, वो क्यों कहा जाने लगा। जो एम्पायर अशोका ने रूल किया था वो फाउंड किया गया था, मतलब उसको स्थापना की गई थी उनके ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, जो कि करीब मोर देन 2300 ईयर्स एगो। जो चंद्रगुप्त थे वो सपोर्ट किए जा रहे थे वाइस मैन, जिनका नाम था चाणक्य या फिर कौटिल्य। काफ़ी सारे चाणक्य के आइडियाज़ जो थे, वो आइडियाज़ जो हैं वो लिखे गए हैं अर्थशास्त्र में। डायनेस्टी के बारे में जान लेते। डायनेस्टी क्या है? जब सेम फैमिली का कोई मेंबर जो है वो रूलर बनता रहता है एक के बाद एक, और जो फैमिली है उस पे उसको कहा जाता था डायनेस्टी। जो मौर्यास हैं उनकी डायनेस्टी थी 3 इम्पॉर्टेंट रूलर की वजह से, चंद्रगुप्त, फिर उनके बेटे बिंदुसारा, फिर बिंदुसारा के बेटे अशोका। काफ़ी सारी सिटीज़ थी इस एम्पायर में, जिनमें से जिनकी कैपिटल क्या थी? पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन। जो तक्षशिला था वो गेटवे था नॉर्थ वेस्ट का, इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया। वहीं जो उज्जैन था वो ले ऑन रूट था नॉर्थ से साउथ इंडिया का। जो मर्चेंट्स, ऑफिशियल और क्राफ्ट पर्सन्स थे वो प्रॉबेबली इन सिटीज़ में रहा करते थे। और जो बाकी के अदर एरियाज़ थे वहाँ पे फार्मर्स या फिर हर्डर्स जो है रहा करते थे। काफ़ी सारे एरियाज़ जैसे कि सेंट्रल इंडिया हो गया, वहाँ पे फॉरेस्ट था, वहाँ पे फॉरेस्ट हुआ करता था, और जो लोग वहाँ पे जाके फॉरेस्ट प्रोड्यूस लेके आते थे और एनिमल को हंट करते थे खाने के लिए। एम्पायर के डिफरेंट पार्ट में लोग डिफरेंट तरह की लैंग्वेज जो है वो यूज़ करते थे, और ऐसा भी हो सकता है वो डिफरेंट काइंड ऑफ फूड को कंज्यूम करते हों और डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स को वियर करते हों। अब है कि आखिरकार कैसे एम्पायर जो है वो डिफरेंट है किंगडम से। एम्परर्स को नीड होती है ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज की, एक किंग से ज़्यादा, क्योंकि जो एम्पायर है वो लार्ज होता है किंगडम से, और इसी वजह से ज़्यादा नीड होती है आर्मीज़ की, जिससे कि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। और इसीलिए उनको लार्ज नंबर ऑफ़ ऑफिशियल्स भी चाहिए होते हैं जो कि टैक्सेस को कलेक्ट कर सकें। अब है रूलिंग द एम्पायर। जैसा कि एम्पायर काफ़ी बड़ा होता था तो डिफरेंट पार्ट जो थे वो रूल किए जाते थे डिफरेंटली।
वो एरिया जो पाटलिपुत्र के तरफ था वो डायरेक्ट कंट्रोल में था एम्परर के। इसका मतलब ये कि जो ऑफिशियल्स हैं वो अपॉइंट किए गए थे टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए, और ये टैक्सेस कलेक्ट होते थे फार्मर से, हर्डर से, क्राफ्ट पर्सन से, ट्रेडर से, जो कि विलेज में रहा करते थे और टाउन के एरिया में रहा करते थे। ऑफिशियल्स उन लोगों को पनिश भी करते थे जो कि उनकी बात को नहीं मानते थे, रूलर्स के ऑर्डर को डिसोबे करते थे। काफ़ी सारे ऑफिशियल्स जो हैं उनको सैलरीज भी दी जाती थी। जो मैसेंजर्स थे वो भी दिए जाते थे, और जो स्पाइस मतलब लोग स्पाई रखे जाते थे कि वो ऑफिशियल्स पे ध्यान रख सके, अपनी आँखें गड़ाए रखें। और साथ ही साथ जो एम्परर है उसको सुपरवाइज़ करने के लिए भी कुछ ऑफिशियल्स थे, जिनकी वजह से जो मेंबर थे रॉयल फैमिली के और उनमें सीनियर मिनिस्टर्स भी हुआ करते थे। कुछ अदर एरियाज़ और प्रोविंसेस भी थे। इनमें से जितने भी रूल किए जाते थे, चाहे वो प्रोविंशियल कैपिटल्स हो जैसे कि तक्षशिला और उज्जैन को भी रूल किया जाता था। हालांकि उन सब में कुछ अमाउंट ऑफ कंट्रोल पाटलिपुत्र से भी होता था, जो जहाँ पे एक रॉयल प्रिंसेस जो थे वो गवर्नेंस को मतलब ऑफन जाते थे, गवर्नर्स को भेजते थे या फिर लोकल कस्टम्स को भेजते थे, और रूल जो कि फॉलो किए जाते थे। इन सब के अलावा काफ़ी सारे वास्ट एरिया में जहाँ जो कि सेंट्रल में था वहाँ भी चीज़ें होती थी। यहाँ पे मौर्याज ने ट्राई किया कि वो कंट्रोल कर सकें रोड्स को और रिवर्स को, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट था ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और वहाँ से जो चाहे वो रिसोर्सेज को कलेक्ट कर सकें एक टैक्स के जैसे या फिर ट्रिब्यूट के जैसे। एग्जाम्पल दिया गया जैसे कि अर्थशास्त्र में बताया गया है कि जो नॉर्थ वेस्ट था बहुत ही इम्पॉर्टेंट था ब्लैंकेट्स के लिए, और जो साउथ इंडिया था वो बहुत ही अच्छा था अपने गोल्ड और प्रेशियस स्टोन्स के लिए। और ऐसा पॉसिबल था कि इन सारे रिसोर्सेज को ट्रिब्यूट के जैसे कलेक्ट किया जा सके। हम ट्रिब्यूट की बात कर तो रहे हैं, लेकिन जानना भी ज़रूरी है कि ट्रिब्यूट होता क्या है। जैसे टैक्स होते हैं वैसे नहीं होते हैं, ये तो कलेक्ट किए जाते हैं रेगुलर बेसिस पे। जो ट्रिब्यूट है वो कलेक्ट किए जाते थे जब भी उनके पास मतलब जब भी लोगों के पास पॉसिबल हो वो तब उनको दें, और वैरायटी ऑफ थिंग्स होती थी, मोर और लेस विलिंगली वो उनको देना ही होता था। यहाँ पे काफ़ी बार फॉरेस्टेड रीजन्स भी होते थे। वो लोग जो इन एरियाज़ में रहते थे वो काफ़ी ना काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट होते थे, लेकिन जब भी ऐसा एक्सपेक्ट होता था कि मतलब लेकिन उनसे ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो एलिफेंट्स को, टिम्बर को, हनी को, वैक्स को, इन सब को मॉडर्न ऑफिशियल्स तक पहुँचाते रहें। अब नेक्स्ट है द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी। मेगास्थनीज जो कि एक एम्बेसडर था, उसने चंद्रगुप्त के कोर्ट में ग्रीक रूलर ऑफ वेस्ट एशिया, इनका नाम था सेलेकस निकेटर, उनके द्वारा भेजा। मेगास्थनीज ने एक अकाउंट लिखा, और जो कि उन्होंने देखा यहाँ पे एक पार्ट था उनके डिस्क्रिप्शन का, वो बताया गया है। जो ओकेजन था एम्पर की अपीयर होने का पब्लिक में, वो काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेटिंग था। इसमें ग्रैंड रॉयल प्रोसेशन भी हुआ करता था। उनको गोल्डन पलैंक्विन में लाया जाता था, उनके गार्ड जो हैं वो एलिफेंट से सवार होते थे, डेकोरेट किया जाता था गोल्ड और सिल्वर से। काफ़ी सारे गार्ड जो हैं वो हाथों में पेड़ लेके चलते थे, जिसपे चिड़िया जो है चहचहाया करती थी, जिनमें काफ़ी सारे ट्रेंड पैरट्स भी रखे जाते थे, जो कि एम्पर के हेड पे सिर्फ सर्कल लगाया करते थे। जो किंग है वो नॉर्मली औरतों के द्वारा घिरा हुआ करता था। वो उसको ऐसा लगता था कि कोई ना कोई उसको मारने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। उसके पास स्पेशल सर्वेंट्स होते थे जो कि उसका खाना टेस्ट करते थे इससे पहले कि एम्परर खाए। और वो 2 रातें एक ही रूम में कभी नहीं सोते थे, मतलब हमेशा चेंज कर देते थे। और साथ ही साथ पाटलिपुत्र के बारे में बताया गया है, इसके बारे में लिखा है क्या है कि ये बहुत ही लार्ज और ब्यूटीफुल सिटी है, जो कि सराउंड है बहुत ही मैसिव वॉल से। करीब यहाँ पे 570 टावर्स हैं और 64 गेट्स हैं।
जो हाउसेस हैं वो 2 या फिर 3 स्टोरी तक बनी हुई हैं और रिबिल्ड की गई हैं वुड और मड ब्रिक्स के द्वारा। और जो किंग का पैलेस है वो भी वुड का बना हुआ है और डेकोरेट किया गया है स्टोन कार्विंग्स से। ये सराउंड है गार्डन्स और एनक्लोजर ऑफ कीपिंग बर्ड्स के द्वारा। बढ़ते हैं अब अशोका आ यूनिक रूलर। जो बहुत ही फेमस मॉडर्न रूलर थे वो थे अशोका। वो पहले रूलर था जिन्होंने ट्राई किया कि उनका जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंच सके इंस्क्रिप्शन के द्वारा। ज़्यादातर जो अशोका के इंस्क्रिप्शन है वो प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखे हैं और ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज़ की गई है। अशोकाज वॉर इन कलिंगा। जो कलिंगा है एक एंशियंट नेम है कोस्टल ओडिशा का। अशोका ने एक वॉर फॉट की थी कलिंगा को जीतने के लिए। हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइड थी और जब किंग ने ये सब वॉयलेंस देखा और ब्लड शेड देखा तो फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि जो भी लड़ाइयाँ चल रही हैं वो बंद कर देंगे, नहीं लड़ेंगे। और ये इकलौते ऐसे किंग थे पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने वर्ल्ड मतलब वॉर को जीतने के बाद भी गिव अप कर दिया था। अब बात करते हैं अशोका के इंस्क्रिप्शन जो कि डिस्क्राइब करते हैं कलिंगा वॉर को। ये कुछ ऐसा जो कि अशोका डिस्क्राइब किया है अपने इंस्क्रिप्शन में। 8 ईयर के बाद बिकमिंग किंग उन्होंने कलिंगा वॉर को शुरू किया, कलिंगा को कॉन्कर शुरू किया था। करीब 1 लाख और 1 लाख 1.5 लाख के आसपास लोग कैप्चर कर दिया गया था और मोर देन 1 लाख लोग जो है वो मारे गए थे। इससे वो बहुत ज़्यादा सौरों में आ गए थे। क्यों? जब भी एक इंडिपेंडेंट लैंड कॉन्कर किया जाता है लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है और काफ़ी सारे लोग प्रिजनर बन जाते हैं, ब्राह्मण्स और मॉन्क्स भी मर जाते हैं। जो लोग काइंड्स हैं उनके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के लिए वो उनके स्लेव बन जाते हैं और सर्वेंट्स डाई हो जाते हैं, अपने लव्ड वन की ज़िंदगी खो देते हैं। इसलिए मैं दुखी हूँ और मैंने डिसाइड किया है कि अब ऑब्ज़र्व करूँगा धम्मा को और टीच करूँगा दूसरे लोगों को। मेरा मानना है कि लोगों को धम्मा से जीतना ज़्यादा बेटर है देन कॉन्करिंग देम थ्रू फोर्स। मैं इंस्क्राइब कर रहा हूँ इस मैसेज को फ्यूचर के लिए ताकि जो मेरे बेटे या फिर पोते हैं मेरे बाद इस वॉर के बारे में सोच भी ना सकें, बल्कि वो ट्राई करें और थिंक करें कि कैसे धम्मा को स्प्रेड करना है। जो धम्मा है, धम्मा एक प्राकृतिक वर्ड है संस्कृत टर्म धर्मा के लिए। अब बात करी गई है व्हाट वाज अशोकास धम्मा। यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखते हैं अशोका के धम्मा के बारे में। जो अशोका का धम्मा है इसमें किसी भी तरह का वर्शिप जो है इन्वॉल्व नहीं है गॉड की, ना ही किसी भी तरह का सेक्रीफाइस परफॉर्म किया जाता है। इन्होंने फेल्ट किया एक फादर के जैसे कि लोगों को बच्चों को सिखा सकें। उनकी ड्यूटी थी इंस्ट्रक्ट करना उनके सब्जेक्ट्स को और वो बुद्धा की टीचिंग के द्वारा भी इंस्पायर हुए थे। काफ़ी सारी नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स आई थी, ट्रबल किया था जिन्होंने उनको, जो कि उनके एम्पायर को फॉलो करते थे। उन्होंने फॉलो कर डिफरेंट रिलीजन को अलाउ किया और काफ़ी बार तो कॉन्फ्लिक्ट भी लेड हो गए। एनिमल्स की सेक्रीफाइस जो है नहीं, एनिमल सेक्रीफाइस किए जा रहे थे। स्लेव्स और सर्वेंट जो थे वो भी इल ट्रीट किए जा रहे थे। इन सब के बावजूद भी जो फैमिलीज़ में क्वेरल्स थे और उनके नेबर्स के साथ जो क्वेरल्स थे वो बढ़ रहे थे। अशोका को ऐसा लगा कि ये उनकी ड्यूटी है इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, तो उन्होंने ऑफिशियल्स अपॉइंट किए जिन्हें हम धम्मा महामत्ता कहते हैं, जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते थे और लोगों को धम्मा के बारे में बताते थे। इन सब के अलावा अशोका ने अपने मैसेज को इंस्क्राइब किया रॉक और पिलर्स पे। ऑफिशियल्स को इंस्ट्रक्ट किया कि वो पढ़ के लोगों को बताएं उनके मैसेज के बारे में जो लोग खुद से नहीं पढ़ सकते। अशोका ने अपने मैसेंजर्स को धम्मा को अदर लैंड पे स्प्रेड करने के लिए भेजा, जैसे कि सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, श्रीलंका।
इन सब को भी उन्होंने रोड बनवाई, कुएँ खुदवाए और रेस्ट हाउसेस भी बनवाए। इन सब के अलावा उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी अरेंज करवाए ह्यूमन और एनिमल्स के लिए। अब अशोका का मैसेज क्या था उनके सब्जेक्ट्स के लिए, ये भी देख लेते हैं। जो इंसान है वो काफ़ी सारे वैरायटी के रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं जब वो बीमार पड़ते हैं, जब उनके चिल्ड्रन जो हैं मतलब शादी करते हैं, और जो उनके बच्चे पैदा होते हैं, या फिर जब वो किसी जर्नी पर जाते हैं। ये जो रिचुअल्स हैं वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं। इसकी जगह पे अगर लोग ऑब्ज़र्व करें अपने बाकी प्रैक्टिसेस को, वो ज़्यादा फ्रूटफुल होंगी। और वो प्रैक्टिसेस हैं क्या? वो हैं अपने स्लेव्स और सर्वेंट्स के लिए जेंटल होना, रेस्पेक्ट करना अपने से बड़ों की, जितने भी क्रिएटर्स हैं उनको कंपैशन के साथ ट्रीट करना, ब्राह्मण्स और मॉन्क्स को गिफ्ट देना। ये दोनों के लिए गलत है कि अपने रिलीजन को प्रेज़ करना और दूसरे को क्रिटिसाइज़ करना। हर एक को एक दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर एक किसी के रिलीजन को प्रेज़ कर रहा है और दूसरा क्रिटिसाइज़ कर रहा है, तो एक वास्तव में ग्रेट हार्म कर रहा है दूसरे से अपने रिलीजन को। ये सब चीज़ें ही थी। बढ़ते हैं आगे एल्सवेयर में। मौर्यन एम्पायर के टाइम से पहले ही करीब 2400 साल पहले एक चाइना में एम्पायर बिगन हुआ था, जिसने ग्रेट वॉल को बनाना शुरू किया गया था। ये बनाया गया था इसलिए जिससे कि क्या हो, जो नदर्न फ्रंटियर है एम्पायर का, पेस्टोरल पीपल से उनको बचाया जा सके। ये करीब 2000 सालों तक बनी और बहुत ही जो फ्रंटियर था इससे एम्पायर को कैप्ट रखा। ये जो वॉल है करीब 6400 किलोमीटर लॉन्ग है और ये बनाई गई है मिट्टी और ब्रिक से, पत्थर और ब्रिक से, और इसके टॉप में एक रोड भी दी हुई है। चलिए, तो ये हो गया चैप्टर हमारा ख़त्म। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।